हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। हम साइंस की सीरीज में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जीएम मस्टर्ड। आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है ये टॉपिक, इसलिए आज हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीएम हमारा मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से मतलब है हमारा। जीएम मस्टर्ड पिछले एक वीक से बहुत ज्यादा न्यूज में है। वो न्यूज में होने का कारण क्या है कि राज्यसभा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनवायरमेंटलिस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। साइंस जीएम क्रॉप के पीछे क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के पीछे कौन क्या क्या चीजें हैं, उसकी बात करूंगा मैं। फिर अगर मैं बात करूं, ये टॉपिक सिर्फ साइंस का नहीं है, ये टॉपिक साइंस से भी रिलेटेड है, ये टॉपिक आपका एनवायरमेंट का भी है। मैं इसको अगर बात करूं एनवायरमेंट में ज्यादा काउंट करूंगा साइंस की बजाय। साइंस साइंटिफिक रीजन हम देखेंगे, साइंटिफिक फिनोमेना कॉन्सेप्ट सब देखेंगे, लेकिन एनवायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर पॉलिसी मेकिंग का भी आ जाता है, इसमें पॉलिटिक्स आ जाती है। वो सारी बातें आज हम डिटेल में करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये लेक्चर रहने वाला है। ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में वो जीएम मस्टर्ड को नहीं पढ़ते। हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद आप बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया। फाइन, इजीली पढ़ेंगे, आसानी से देखेंगे कि क्या है जीएम मस्टर्ड है क्या। चलिए बात करते हैं। तो जीएम मस्टर्ड अक्टूबर 2022 में जो जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी है, इंजीनियरिंग जीईएसी जिसे बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में रिलीज करने का अप्रूवल देती है। उसने रिकमेंड किया कि जो जीएम क्रॉप है डीएमएच, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, उसको रिलीज कर दिया जाए एनवायरनमेंट में। ये क्रॉप ध्यान से पढ़ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन हाइब्रिड्स, ये क्रॉप रिलीज कर देनी चाहिए। अब इसी में ट्विस्ट है कि ये जो पहली हमारी फूड क्रॉप इंडिया में जीएम क्रॉप लॉन्च होगी। सब जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारी कॉटन के बारे में जानते हैं, है ना। वो डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं करते, ह्यूमंस कंज्यूम नहीं करते, तो वो डायरेक्ट ह्यूमंस पे इंपैक्ट नहीं डालती, है ना। हम बात कर रहे हैं मस्टर्ड, जिसका ऑयल हम डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे। फाइन, अब इससे रिलेटेड पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, वो बात करेंगे। बट उन सबसे पहले इसके पीछे साइंस क्या है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। ओके, हाँ जी। तो किसने डेवलप की है, ये इंडिजीनियस है। साउथ दिल्ली कैंपस, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ दिल्ली कैंपस है, वहां डॉक्टर दीपक पंटेल ने ये क्या एक वैरायटी बनाई है, DMH11। ठीक है, और इसका कोस्ट देखो, लगभग लगभग 700 मिलियन रुपीस का कोस्ट है। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, और जेनेटिक क्रॉप बनाने में भी कोस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम इसे अप्रूव नहीं करते हैं तो ये सारा वेस्ट जाएगा, जो रिसर्च है वो सारा वेस्ट जाएगा। बट अप्रूव के फॉर और अगेंस्ट में क्या पॉइंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्चुअली में ये DMH11 है क्या। इतनी देर से मैं कह रहा हूं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है क्या, एक्चुअली में क्या है। उसके लिए आपको डिटेल में साइंस के पीछे जाना होगा इसकी। वो क्या है, इस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जीएमओ है, इसमें 3 जीन्स बाहर से डाले गए हैं। 3 जीन, कौन से 3 जीन है वो, 2 बैक्टीरिया से हैं, एक फंगल जीन है। जो बार्नेज और बार स्टार जीन है, बार जीन है, ये जीन्स प्लांट्स में नहीं होते, ये किसी और ऑर्गेनिज्म से किसमें डाले गए हैं, मस्टर्ड में डाले गए हैं, तीनों जीन। इसीलिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है मस्टर्ड। फाइन, अब ये तीनों जीनों के काम क्या है, देखो पहले मैं स्टोरी सुनाता हूं, वो स्टोरी सुनो, दिक्कत क्या थी और क्यों ये हमें डेवलप करनी पड़ी। जो मस्टर्ड होती है ना, वो सेल्फ पोलिनेटिंग है। ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं, ये वर्ड आपको लिखने हैं,
ये एग्रीकल्चर में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये एनवायरमेंट में भी आ सकता है, ये पॉलिसी मेकिंग में भी आ सकता है और साइंस का भी आ सकता है। सेल्फ पोलिनेटिंग है। सेल्फ पोलिनेटिंग का मतलब कि जो फ्लावर होता है ना मस्टर्ड का, मस्टर्ड के फ्लावर में मेल फीमेल दोनों गैमेट है। ध्यान से सुनना, मेल फीमेल दोनों गैमेट्स हैं। तो क्या होता है जब आपको हाइब्रिड वैरायटी बनानी होती है उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होनी चाहिए। समझो कि नहीं समझो? अगर आपको हाइब्रिड वैरायटीज बनानी है तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होनी चाहिए। और मस्टर्ड में सेल्फ पोलिनेशन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि एक ही फ्लावर के ऊपर मेल पार्ट भी है सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी है, तो दिक्कत होगी। तो उसको ओवर करने के लिए ये सिस्टम लगाया जाता है बार्नेस बास्टार जीन। ये ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस करेगा जो इजीली हाइब्रिड बना पाए हम। एक्चुअली में क्या करेगा, ये ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस करेगा जिसका जो पोलन ग्रेन, जो मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन आपका, हाँ जी, पोलन ग्रेन क्या है, काम नहीं करेगा। तो एक तरीके से हम उस फ्लावर को फीमेल फ्लावर ही बना दे रहे हैं ना, उस प्लांट को फीमेल का रिप्रेजेंटेटिव ही होगा क्योंकि मेल तो हमने क्या कर दिया, निकाल दिया उससे। तो ऐसा कुछ करना है हमें। अब ये सिस्टम पहले से लागू था बार्नेस बास्टार जीन। बार्नेस बास्टार जीन ये वो सिस्टम है जो मेल स्टीराइल मतलब जो फर्टाइल नहीं है, जो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, जो सीड नहीं बना पाएंगे, ऐसे, हाँ जी, मेल जो हमारे मेल स्टीराइल हमारे प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब मेल स्टीराइल प्लांट्स ध्यान से सुनिए कैसे प्रोड्यूस होंगे, बार्नेज और बास्टार जीन होना चाहिए। बार्नेज एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। ये एक बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशंस। एक बैक्टीरिया से निकाल के मस्टर्ड में डाला है आपने। इसका काम क्या है कि ये टॉक्सिक टू सेल्स होता है। ये क्या करेगा, सेल्स को मार देगा। ये क्या करेगा, सेल्स को मार देगा। अब आप कहोगे सर सेल मरने से क्या हो जाएगा, एक्चुअली हम ये जो जीन है ना, ये कहां, इसका जो बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशन का जीन कहां डालते हैं, ये हम कैपिटल सेल्स में डालते हैं। ये सेल आपकी जो पोलन ग्रेन्स जो बनाती है ना, उसका पार्ट होती है, उस ऑर्गन का पार्ट होती है, एंथर का पार्ट होती है। अगर ये सेल काम ना करे, ये हेल्प करती है आपका पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन बनता है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। एक टर्म होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसमें हेल्प करती है। तो ये क्या है, ये कैपिटल सेल्स को आप मार दो। जैसे ये होती है कैपिटल सेल, यहां देखिए ये कैपिटल सेल है और इसके अंदर जो सेल्स होती है वो पोलन ग्रेन बनाती है और ये हेल्प करती है आपका किसको, दीज सेल्स हेल्प फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अगर ये सेल मर जाएगी तो पोलन ग्रेन नहीं बनेगा। और पोलन ग्रेन क्या है, आपका मेल गैमेट है, मेल स्टीराइल होंगी वो। इसका मतलब वो प्लांट सेल्फ पोलिनेटिंग नहीं होंगे। ध्यान देना, सारा ही मसला इसी चीज का है कि वो प्लांट सेल्फ पोलिनेटिंग नहीं होंगे। गॉट इट और नॉट? अब आपने हाइब्रिड कराना है तो आपके पास ऐसा प्लांट है जो सेल्फ पोलिनेटिंग नहीं होगा, आप उसकी क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हो और क्रॉस पोलिनेशन से ही नए हाइब्रिड जिसमें आपके रिक्वायर्ड ट्रेट या डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होंगे। गॉट इट और नॉट? समझो कि नहीं समझो? आप अगर सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट है वो खुद से ही वो कर लेगा, पोलिनेशन कर लेगा, खुद की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आएंगे नहीं, आपको तो किसी दूसरे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक लाने हैं ना हाइब्रिड में। उसके लिए क्रॉस पोलिनेशन चाहिए, उसके लिए ये चाहिए कि आपका प्लांट सेल्फ पोलिनेटिंग ना हो, और सेल्फ पोलिनेटिंग ना हो तो आपने उसको मेल स्टीराइल बना दिया, मतलब उसका जो मेल ऑर्गन था वो काम ही नहीं कर रहा। समझो कि नहीं समझो? फाइन, ये काम है आपका बार्नेज जीन का। किसका काम है ये बार्नेज जीन का काम है आपका, बार्नेज
जीन का काम है, ये क्या करेगा, आपका मेल स्टीराइल प्लांट बनाएगा। एक जीन समझ आ गया। दूसरे जीन पे चलते हैं। दूसरे जीन का जो काम है वो है आपका बार स्टार जीन। अब आपको नेक्स्ट जनरेशन में तो चाहिए ना, नेक्स्ट जनरेशन में तो फर्टिलिटी चाहिए, तभी तो सीड बनेंगे ना। एक बार आपने हाइब्रिड बना लिया, ध्यान दीजिए जो मैं बात बोल रहा हूं, हाइब्रिड बनाने के बाद तो वो सीड बनाए ना सेम क्वालिटी के, उसके लिए तो आपको मेल फर्टाइल ऑर्गेनिज्म चाहिए ना, मेल फर्टाइल प्लांट चाहिए ना। दोबारा से ये बार स्टार क्या करेगा, ये जीन बारने जीन की एक्टिविटी को, ये दूसरा जीन है, ये दूसरा प्रोटीन है, ये बार्नेज की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। मतलब मेल स्टीरिलिटी नहीं होगी, जिसके अंदर बार्नेज प्लस बार स्टार होगा, जिस प्लांट के अंदर वो फर्टाइल होगा। फर्टाइल का मतलब that will be able to produce a, that plant can produce the seeds, वो प्लांट सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये साइंस है उसके पीछे की। देखो पहले हमने ये यूज किया, वो मेल स्टीराइल प्लांट बनाए, मेल स्टीराइल प्लांट बनाए उसने। बट अगर हम ये ऐड कर देते हैं तो वो मेल फर्टाइल प्लांट बनाएगा। नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में वो आपका, हाँ जी, वो सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है जो हमें कराने हैं। हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कराने हैं कि नहीं कराने, कराने हैं ना, तो वो करेगा। ये होता है आपका बार्नेस बास्टार जीन सिस्टम। अब दिक्कत क्या थी, एक और जीन हमें क्यों यूज करना पड़ा, बार जीन। ये आपका हर्बिसाइड टोलरेंट जीन है, ये आपका हर्बिसाइड टोलरेंट या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन है। अब आपको कि सर ये तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस तो हमने सुना हुआ है कि इस पे हर्बिसाइड काम नहीं करेगी आपकी कोई, जैसे हर्बिसाइड क्या होती है, जो एक्स्ट्रा वीड्स को मार देती है, वो हर्बिसाइड इन पे काम नहीं करेंगी, स्पेसिफिक टाइप की हर्बिसाइड इन पे काम नहीं करेगी। लेकिन आप हर्बिसाइड जीन क्यों डाल रहे हो इसमें, सिलेक्शन के लिए बेटा। ये सिलेक्शन मार्कर का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, सिलेक्शन मार्कर का काम करेगा। इट विल सेलेक्ट द प्लांट्स, ध्यान देना मैं बोल रहा हूं क्या, इट विल सेलेक्ट द प्लांट्स हैविंग बार्नेस बार स्टार जीन कॉम्प्लेक्स। समझ लो, जिसमें बार्नेज और बार स्टार के जीन होंगे, उस प्लांट की सिलेक्शन में ये हेल्प करेगा। हमें तो वही प्लांट चाहिए ना जिसमें वो है। ये एक सिलेक्शन मार्कर का काम करता है। और ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, हर्बिसाइड टॉलरेंस क्यों बता रहा हूं, 2 दिन पहले ही जो सुशील मोदी जी हैं, बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट में कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो जीएम मस्टर्ड जीएम क्रॉप को रिलीज करने वाले हैं, दे आर सेइंग कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप नहीं है वो, जबकि उसमें बारजीन है। समझ रहे हो मेरी बात, उसमें बारजीन है, बट दैट जीएम मस्टर्ड इज नॉट क्लासिफाइड एज हर्बिसाइड रेजिस्टेंस और हर्बिसाइड टोलरेंट। अब ये तो न्यूज में आएगा ही आएगा। जब आपका क्वेश्चन ये पूछा आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि भाई उससे क्लासिफाई क्यों नहीं किया गया हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एंड टोलरेंट स्पीशीज में या प्लांट्स में, क्यों नहीं किया गया, जबकि उसमें जीन है। तो उसकी भी बात हम करेंगे आगे कि क्यों, जवाब क्या आया, उसका जो रिप्लाई है मिनिस्ट्री का क्या आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीजें, तभी तो मैं साइंस बता रहा हूं, तभी तो आपके उसके पीछे की ट्रिक्स पता लगेंगी, या मैं बात करूं उसके पीछे का सारा खेल पता लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जीन है, इसका काम है सिलेक्शन कराना, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है। अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में बता देता हूं। देखो पोलर फ्री पेरेंट होंगे, ये सिर्फ फीमेल होगा ना, क्योंकि मेल तो ये स्टीराइल हो गया, और दूसरे उसके पोलन हम ले लेंगे और इनको क्रॉस ब्रीड करा देंगे। तो आपका क्या है,
आपका जो रिक्वायर्ड प्लांट है वो आ जाएगा, उसमें रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। अब दिक्कत क्या है कि आप हर्बिसाइड रेजिस्टेंस और हर्बिसाइड टोलरेंट जीन क्यों यूज करते हो, इस डायग्राम से आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। इसलिए करते हैं क्योंकि आपके 50% जो फर्स्ट जनरेशन में आपके जो प्लांट्स आएंगे ना, 50% में तो आपका जो रिक्वायर्ड जीन्स है वो होंगे और 50% आपके फर्टाइल होंगे। आपको ये नहीं चाहिए, फर्टाइल वाले नहीं चाहिए, हाइब्रिड बनाने के लिए फर्टाइल वाले नहीं चाहिए। तो आप क्या करते हो, जो फर्टाइल है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट टोलरेंट नहीं है, वो हर्बिसाइड टोलरेंट नहीं है, उसके ऊपर स्प्रे कर दो आप हर्बिसाइड्स का, दे विल बी किल्ड। ओनली हर्बिसाइड रेजिस्टेंस विल बी सेलेक्टेड एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन will help you to select the male sterile, ध्यान देना, मेल स्टीराइल प्लांट। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन आपको मेल स्टीराइल जीन का सिलेक्शन, प्लांट का सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा। मेल फर्टाइल प्लांट्स विल बी किल्ड। गेटिंग माय पॉइंट? एंड आफ्टर दैट यू कैन क्रॉस with the another correct another plant which is having desired character, जो आपको चाहिए वो कैरेक्टर उसमें है। और साथ में क्या है, आपका बार स्टार जीन है उसमें। अब आपके पास बार्नेज जीन भी आ गया, बार स्टार जीन भी आ गया, दोनों जीन आ गए आपके स्पीशीज में, तो मतलब आगे ये सीड प्रोड्यूस कर पाएगा। सिंपल है, हाइब्रिड सीड बनेंगे, हाइब्रिड सीड से आप ग्रो करते जाओ मस्टर्ड, जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर है। ये थी साइंस किसके पीछे, DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के पीछे। अब इसको क्यों गवर्नमेंट लॉन्च करना चाह रही है, ठीक है। अब एक तो साइंस तो हमने पढ़ ली, उसके पीछे की, फिर रेगुलेटिंग बॉडीज कौन कौन सी है, क्या है जीएम क्रॉप्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो भी करेंगे हम। फाइन, अब आपको ये चीजें समझ आ गई है कि हाँ, जो हमारा क्या चीज है, 3 जीन्स होनी चाहिए, बार्नेस, बार स्टार और बार जीन। क्या होगा, आपकी ऐसी वैरायटी मस्टर्ड की बनाएगा जो हेल्प करेगी आपको हाइब्रिड वैरायटी फर्दर बनाने में। समझ लो। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम क्रॉप लॉन्च नहीं कर रहे, हम जीएम क्रॉप लॉन्च नहीं कर रहे, हम तो एक टेक्नोलॉजी का लॉन्च कर रहे हैं। हम कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की एक टेक्नोलॉजी है, उसका लॉन्च कर रहे हैं। समझ लो, हम क्रॉप लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप लॉन्च नहीं कर रहे हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो जीन है वो चाहिए किस चीज के लिए, इनिशियल स्टेजेस के लिए, कि आपका मेल स्टीराइल प्लांट बनाने के लिए, उसका सिलेक्शन करने के लिए चाहिए। बट आपके क्रॉप में है तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। जो एनवायरमेंटलिस्ट है या जो अपोजिशन के बंदे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं कि सर एक्चुअली में तो है ना, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन है ना, क्रॉप के अंदर है, आप ये किस लिए, आपके पास जो DMH11 है ना, उसको आप इजिली हाइब्रिड करा पाओगे, उसको आप क्या करा पाओगे, इजिली हाइब्रिड, मतलब रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाले जीन्स या कैरेक्टरिस्टिक उसमें डाल पाओगे। कोई भी डाल सकता है, कोई भी आपका जो है फार्मर या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, और उसमें सिलेक्शन के लिए आपको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि उसका यूज फार्मर्स क्यों करेंगे, ये तो सिर्फ सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, लेकिन फार्मर्स को तो पता है कि इसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन है, तो वो हर्बिसाइड यूज करेंगे ही करेंगे। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू है किस चीज में, जो आपकी जीएम क्रॉप है, जो जीएम मस्टर्ड है, उसके लॉन्च में, उसके रिलीज में, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट कह रही है हम तो टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, ना कि क्रॉप। समझ लो मेरी बात, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। चलिए, सो अब इंडिया के कौन से एक्ट के अंडर जो रेगुलेशन आता है जीएम क्रॉप्स का, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 90 EPA 1986, उसके अंडर 1989 में नोटिफिकेशन आया था, इन इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर
rules of manufacturing use import, export and storage of hazardous microorganisms, genetically engineered organism और cells 1989 इसके अंडर। और इंडिया में 6 आप कह सकते हो अथॉरिटीज हैं जो इस चीज को देखती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रिलीज, ऑर्गेनिज्म क्रॉप कुछ भी कह लो आप, उनके रिलीज या उनकी सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। ये 6 आपको इंस्टीट्यूट या अथॉरिटीज पता होनी चाहिए। ये 6 अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं? देखिए 6 अथॉरिटीज ये हैं आपकी, हाँ जी ध्यान से देखिए। RDNA एडवाइजरी कमेटी, देखो एक ये RDAC एडवाइजरी है, सिंपल एडवाइजरी आपकी अथॉरिटी है। ये क्या करती है? बायोसेफ्टी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी सेफ्टी के बारे में एडवाइज करती है। DPT के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। सिर्फ एडवाइजरी रोल है इसका। रेगुलेटरी रोल में इन तीनों के बारे में बात करोगे, इन तीनों के बारे में। इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कोई अदर इंस्टीट्यूट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है GMOs पे, वहां ऐसी कमिटीज गठित की जाएंगी, बनाई जाएंगी। सेटअप द रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कंपनीज, ये रिपोर्ट करेगी किसको? रिव्यू कमिटी ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। जैसे आपकी इंस्टीट्यूट, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या फार्मा जो इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो तो वहां आपकी IBSC होगा। रिव्यू कमेटी ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या करता है? साइंटिफिक रिस्क की असेसमेंट करता है। प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है या एनिमल है, माइक्रोब है या सेल्स है, उनकी असेसमेंट देखता है। ठीक है, ये किसके अंडर है? DBT के अंडर है। किसके अंडर है? DBT के अंडर। बट ये भी अप्रूव नहीं करता कि ये ऑर्गेनिज्म या ये प्लांट आपका रिलीज कर दिया जाए एनवायरनमेंट में। वो कौन करता है? GEAC। GEAC आपकी अथॉरिटी है जो अलो करती है फाइनल अप्रूवल फॉर एनवायरमेंटल रिलीज इंक्लूडिंग कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स। और इसी ने GM मस्टर्ड को अप्रूवल दिया है। अब इश्यू क्या है? GM मस्टर्ड के साथ इश्यू क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी और यहां GAC ने कुछ जगह ट्रायल करवा दिए। स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ये मॉनिटरिंग का काम करती है। जब पास हो गया कि कैसे काम कर रही हैं वो GM क्रॉप्स, क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसका काम, मॉनिटरिंग का काम किसका है? SBCC का, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। ये बहुत अच्छे से याद करना है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई एप्लीकेंट है उसे क्या करना पड़ेगा? जो उस इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कंपनी की IBSC है वो उसके एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी RCGM को। RCGM उसके क्या करेगी कि क्या उसके फायदे हैं, नुकसान है, एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट हो गए, उसकी BRL1 बायोसेफ्टी रेगुलेशन लेवल 1 की जो ट्रायल्स है उन्हें देखेंगे उस क्रॉप के, और फिर वो रिकमेंड करेंगे GAC को। GAC BRL2 देखेगी, बायोसेफ्टी रेगुलेशन लेवल 2, वो देख के वो क्या करेगी? अप्रूवल देगी। और अप्रूवल देने के बाद जो CC होंगी, जो स्टेट बोर्ड CCs होंगी, वो मॉनिटर करेंगे उस चीज को। ये होता है कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रिलीज किए जाते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, मैं डिटेल में इसलिए करा रहा हूं कि ये टॉपिक ना बार बार न्यूज में आ रहा है और बच्चों को समझ नहीं आता। इसके मल्टीपल डायमेंशंस पढ़ने, वो भी समझ नहीं आते। हमने साइंस पढ़ ली, हमने रेगुलेटरी अथॉरिटीज पढ़ ली, मतलब पॉलिसी मेकिंग आ गया। ठीक है, एक्ट्स पढ़ेंगे। देखो मेन एक्ट ये वाला, रूल्स ऑफ मेंटेनेंस, आपका EPA 1986 के बारे में वो है। उसके अलावा कुछ और एक्ट्स हैं जिसके अंडर GMO रेगुलेटेड हैं। कौन कौन से? प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन फॉर इंपोर्ट ऑर्डर 2003 covers regulation of import of GMO transgenic plant. Biological Diversity Act 2002, National
डाइवर्सिटी अथॉरिटी के अंडर रेगुलेट्स द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग जीन्स यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द क्रॉप्स और लाइवस्टॉक। अदर क्या FSSA 2006, मतलब अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यूज कर रहे हो तो FSSA भी इसको इंपोर्ट कर रहे हो या यूज कर रहे हो, वो कौन देखेगा? आपका FSSA। ये इंपॉर्टेंट आपके एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, जिसके अंडर आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या ऑर्गेनिज्म, हाँ जी, आ सकते हैं। फाइन। तो देखो पॉलिसी मेकिंग भी है, आपका इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, सारी बातें करनी है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। फाइन, चलिए, हाँ जी, इश्यूज क्या है? हाँ जी, इश्यूज क्या है? जो एनवायरमेंटलिस्ट है एक बहुत बड़ा इश्यू उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ना जो हनी बी है उसके लिए हार्मफुल होगा। और हनी बी क्या करते हैं? बिगेस्ट पोलिनेटर है। एक तो शहद, हनी का प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा, साथ में जो पोलिनेशन है उस पर भी असर पड़ेगा, मतलब फूड क्रॉप्स की आपकी प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। बट इसके कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसके पीछे अभी तक। ठीक है। दूसरा, हर्बिसाइड टॉलरेंट, तो फार्मर्स तो यूज करेंगे हर्बिसाइड, और हर्बिसाइड टॉक्सिक होते हैं, कुछ आपके जो है नाउ रिलेटेड डिजीज कोज करते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, उसका यूज बढ़ जाएगा। दूसरा, सुपर वीड्स एक टर्म आ सकती है इसके साथ, सुपर वीड्स। अब बच्चे आप कहोगे ये सुपर वीड्स क्या है? देखो आपने तो बनाई थी जीएम क्रॉप की, अब वो आपके लिए यूजफुल हो, मस्टर्ड में आपने हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन ट्रांसफर कर दिया। एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ जीन होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो सकता है वो जीन। मान लो मस्टर्ड से वो किसी वीड में ट्रांसफर हो गया, किसी वीड में ट्रांसफर हो गया वो जीन, वो वीड तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बन जाएगी, सुपर वीड होगी। आप हर्बिसाइड डालो, जहर डालो उसके ऊपर, पॉइजन डालो, उस पर कोई असर ही नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? सुपर वीड्स बन जाएंगे। फिर आपका कि भाई गवर्नमेंट ना जो लॉन्च कर रही है वो कह रही है कि ये एचटी क्रॉप है ही नहीं, ये तो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्नोलॉजी है। और जो आज के न्यूज़पेपर में है, जैसे कह रहे हैं कि जीएम जो क्रॉप है 28% आपका इंक्रीज इन प्रोडक्शन है, 28% जीएम मस्टर्ड DMH1 से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, 28% नॉर्मल मस्टर्ड से। बट साइंटिस्ट का कहना, आप नॉन जीएम हाइब्रिड्स भी तो है, सिंपल नॉर्मल मस्टर्ड से क्यों कर रहे हो कंपेयर? जो हाइब्रिड बनाई है विदाउट जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, उनसे कंपेयर करो ना, नॉर्मल से क्यों कर रहे हो आप? नॉर्मल मस्टर्ड से क्यों कर रहे हो? अगर उनसे रिजल्ट बेटर है तो हम इतना खर्चा करें, जेनेटिकली मॉडिफाई का रिस्क लें। अगर नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड में सेम आपका वही चीज, वही रिजल्ट आ रहे, तो फिर आप जीएम क्रॉप पे क्यों जा रहे हो? समझ लो, पेस्टिसाइड से आपके कैंसर, अल्जाइमर वगैरह होते हैं। फाइन। अब ये हमें क्यों लाना चाहिए जीएम मस्टर्ड? उसके पक्ष में पॉइंट, फॉर और अगेंस्ट होते हैं। तो क्यों? देखो कोविड के बाद डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, जो मस्टर्ड ऑयल 90-100 रुपए का मिलता था, 90 to 100 रुपीज का मिलता था, अब वो 200 रुपीज का मिल रहा है। हम इंपोर्ट करते हैं, 2/3 हमारा इंपोर्ट होता है एडिबल ऑयल्स का, जो हमारी इकोनॉमी में बहुत असर डालता है। अगर हम खुद प्रोड्यूस कर पाए, प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाए, तो वो हमारी इकोनॉमी पे बर्डन नहीं डालेगा। जो हमारी प्रोडक्शन लेवल है एडिबल ऑयल सीड्स की, वो यील्ड बहुत कम है। प्रोडक्शन मैं बोलूं तो जो वर्ल्ड की एवरेज है उसका हाफ भी नहीं है, उसका हाफ भी नहीं है। वर्ल्ड की एवरेज 2 टन से ऊपर की है, हमारी 1 टन के करीब है पर एकड़। दूसरा, जीएम मस्टर्ड प्लेटफॉर्म है फर्दर टेक्नोलॉजी फूड रिलेटेड जीएम क्रॉप बनाने के लिए। बकेट ऑफ एडिबल ऑयल, ऑलरेडी हम जीएम और नॉन जीएम मान लो कहीं से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये रियलिटी है, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 6 to 10 मिलियन टन हमारा ऑलरेडी जीएम क्रॉप से ऑयल आ रहा है, मतलब हम खा रहे हैं,
जीएम ऑयल सीड ऑलरेडी हम खा रहे हैं जिसका इफेक्ट हमें नहीं पता और अब तक कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है, वो हम इंपोर्ट करके खा सकते हैं लेकिन हम अपने इंडिया में नहीं ग्रो कर सकते। तो वो क्या हो जाता है कि आपका हाइपोक्रेसी हो जाएगी, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, गवर्नमेंट ने रिलीज किया है कि 28% ज्यादा यील्ड होती है। तो ये सारे फैक्टर ध्यान में रखते हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए, विद द टाइम वी हैव टू चेंज, बिकॉज फूड इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, हिडन हंगर एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। हम जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं, जो हमारी सीरियल्स हैं, वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बट प्रोटीन्स हो गए, हमारे ऑयल सीड्स हो गए, वो हम नॉर्मल लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। ये एक बहुत हिडन हंगर का कॉन्सेप्ट आपको, हाँ जी, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि वो एक बहुत, आज के टाइम हिडन हंगर जो है, अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा इश्यू है इंडिया में। विद द टाइम अगर हम ऐसे इंप्रूव कर पाए जीएम क्रॉप्स जो हिडन हंगर के इश्यू को सोल्व कर पाए, समझ रहे हो, उसके लिए हमें जीएम क्रॉप्स का सहारा लेना पड़ेगा। फाइन, चलिए, होप कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा। पूरा सेशन देखना है, ना समझ में आए नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट्स करिए, आई विल रिप्लाई, ठीक है। बट ध्यान रखिए कि आपको चीजों को लिंक करके समझना है, और जब तक समझ नहीं आएगा, कितनी बार भी ये टॉपिक पढ़ लो, आपके लिए ये टॉपिक जो रहेगा हमेशा नया लगेगा, जब तक आपको इसको सिरे से, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ना शुरू करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं ओवर करता हूं, थैंक यू।